उनको सब इंटीग्रेट करके एक सिंगल मदर रोल 16 तारीख को पब्लिश हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अभी नया अर्हता तिथि 1/1/2021 को लेके हमारा रोल बन रहा है। उस रोल के लिए बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 2021 में 18 तक आ रहे हैं, उनका पूरा एप्लीकेशन आएगा, उसका क्लेम्स होंगे और कभी ऑब्जेक्शंस होंगे। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 16/11 से लेके 15 दिसंबर तक चालू रहेगा। उसके बाद स्पेशल कैंपेन डेट्स 4 हैं, एक 28 नवंबर को, 29 नवंबर को, एक 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को। ये 4 दिनों में हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो BLO, वो अपना अपना बूथ में जाएंगे और वहां पे कोई भी वहां पे अपना रोल लेके बैठे रहेंगे और कोई भी जाके अपना नाम वहां पे चेक कर सकता है। कोई एप्लीकेशन देना है तो दे सकते हैं, विड्रॉल करनी है तो कर सकते हैं, करेक्शंस करा सकते हैं, 8A में ट्रांसपोजिशंस करा सकते हैं, कोई भी उनको सूचना लेनी हो उस बूथ की तो ले सकते हैं। वहीं पौड़ी जिले के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने सतपुली क्षेत्र में पहुंचकर आज से शुरू होने वाले न्यार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लेते हुए पैराग्लाइडिंग के लिए चयनित टेक ऑफ और लैंडिंग स्थलों का निरीक्षण किया और स्थल पर समुचित व्यवस्था को सुविधाजनक रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट फेस्टिवल के शुभारंभ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य इस फेस्टिवल के गवाह बनेंगे। बता दें कि 12 राज्यों समेत नेपाल देश को मिलाकर 70 प्रतिभागी इस एडवेंचर स्पोर्ट का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा का हुनर बिखेरेंगे। वहीं 19 से 22 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, एंगलिंग, क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग के जलवे इस वैली में दिखाई देंगे। हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए एडवेंचर जो स्पोर्ट्स है उसमें जितने भी प्रतिभागी हैं उनको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे हमारी SDRF की टीम इसमें तैनात है। पुलिस तो लगातार इसमें रहेगी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है, इन केस ज़रूरत पड़े तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अपना चॉपर जो है स्टैंड बाय मोड में उन लोगों को इवैक्यूएट, अगर हमें यहाँ से मेडिकल कोई इमरजेंसी आती है तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए वो मौजूद रहेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आएंगे उनका हमने सब अपना इंश्योरेंस वगैरह भी सब करा रखा है और उन लोगों से जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने पूरी करवानी है इसके संबंध में वो भी हम लोग उसको करा दें। और उत्तराखंड न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ के लिए तमाम तरह की केंद्रीय राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली।
गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गांव में सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारे गांव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करनी। ब्रेक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल पूरे हो गए हैं और इन 20 सालों में राज्य में कई सरकारों ने काम किया, लेकिन राज्य को राजधानी देने का साहस त्रिवेंद्र रावत ने ही उठाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए न केवल गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, बल्कि गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ की योजनाओं का खाका भी खींचा है। गैरसैंण पिछले 20 साल से गैर ही था, लेकिन अब गैरसैंण गैर नहीं रहा। जन भावनाओं का सम्मान हुआ। सूबे की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद अब गैरसैंण के विकास पर फोकस कर दिया है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। देखिए, इसका खाका तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और जो मेरे विशेष सचिव हैं, जो एक सीनियर IFS ऑफिसर है, उनको उसमें सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है 71% फॉरेस्ट एरिया है और इसलिए फॉरेस्ट से संबंधित जिसको गहरी जानकारी हो और जिसकी सकारात्मक सोच हो। गैरसैंण को राजधानी की तरह सजाने संवारने के लिए 10 साल के विकास का खाका खींच दिया गया है। उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में अब गैरसैंण करीने से राजधानी की तरह संवारी जाएगी। 110 करोड़ की लागत से बनेगा गैरसैंण में सचिवालय। पहाड़ी शैली में तैयार होगा उत्तराखंड का सचिवालय। 588.36 लाख रुपए लागत से बनेगा पैदल पुल का निर्माण। कर्णप्रयाग ITI से सुभाष नगर तक होगा पुल का कार्य। 35 लाख की लागत में तैयार होगा मलारी मिनी खेल स्टेडियम। रामगंगा नदी पर बांध निर्माण पर खर्च होंगे 6,535.64 लाख रुपए। पेयजल पर खर्च किए जाएंगे करोड़ों रुपए। झील बनाने की भी है योजना। गैरसैंण में आसपास के गांवों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। पैयाताल त्यूखर चिरबटिया मोटर मार्ग का होगा निर्माण। बाकी अभी इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग रखे जाएंगे, कुछ प्लानिंग के लोग रखे जाएंगे, ताकि गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नियोजित और लंबी सोच के आधार पर, भविष्य की सोच के आधार पर जो नीति बना सके वो उसमें रखे जाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे जो गैरसैंण है वो सबके लिए सुलभ भी हो, सहज भी हो और यहाँ का जो जनजीवन है उसके जीवन में भी आर्थिक उन्नति हो सके। गैरसैंण को 20 साल बाद त्रिवेंद्र राज में दुलार मिला है, वो प्यार मिला है जिसका गैरसैंण हकदार था। त्रिवेंद्र सरकार के फैसले से पहाड़ी राज्य के वासिंदे बेहद खुश हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही है। यानी मूलभूत सुविधाओं की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। आवासीय व्यवस्था है,
पानी की व्यवस्था है, आपके भोजन की व्यवस्था है, आपके रहने की व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आएगा उसके कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको निश्चित तरीके से बैठने के लिए कुर्सी मेज चाहिए, उसके सोने के लिए खटिया चाहिए। तो निश्चित तरीके से वो उसके लिए जो व्यवस्था इस सरकार ने बनाई है उसके लिए बधाई के पात्र है ये सरकार। अभी स्थापना दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो गैरसैंण पे जो फोकस किया और उन्होंने जो ये 25,000 करोड़ का पैकेज दिया है और गैरसैंण को उन्होंने अभी जल्दी ही कहा है कि हम फिर गैरसैंण में आएंगे और गैरसैंण के लिए कुछ और अच्छा बेहतरीन करने के लिए वो प्रयास हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण पर 25,000 करोड़ का खर्च करेगी, जिसके बाद गैरसैंण में हर वो अवस्थापना दिखाई देगी जो राजधानी में होनी चाहिए। सचिवालय से लेकर सड़क और आवास, बिजली पानी से लेकर बुनियादी सहूलियतें, सब कुछ गैरसैंण में होगा। हालांकि जनता को त्रिवेंद्र सरकार से और भी बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, घोषणा तो हो गई है, परंतु धरातल पे किस ढंग से उतरता है, अब मुझे विश्वास भी है कि उतर जाएगा, क्योंकि 10 साल का समय भी ज़्यादा नहीं होता है और इतने में कुछ न कुछ तो होगा ही। परंतु ऐसा है, इस समय सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारों की तरफ ध्यान मोड़ना। सरकार ऐसा करे कि जो आदमी जो काम करना चाहता है उसके लिए स्पेशल मंगवाए और उसको जब तक वो नहीं हुआ 6 महीने साल भर 2 साल के लिए सरकार उस पर फोकस करते रहे। ये बात हम खुश तो नहीं, हम सबसे पहले खुशी होते कि राजधानी बड़ी पर रोजगार भी होना चाहिए। नहीं ये खाली नगर पंचायत बड़ी क्या रोजगार मिले, हमको कुछ नहीं मिल मला। ये से हम ये कि रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान बच्चा ये बेरोजगार घूमने लगे उन्हें रोजगार होना चाहिए। भाई सबसे पहले खेती बाड़ी का ना, हम क्या करना, हम खेती बाड़ी में हम कुछ नहीं, बांदर सुंगर डंगर फ्री करे लोग। सबसे पहले सरकार ये बन के रोक इन डंगरों पर लगाओ, हम सबसे परेशानी से हुई, पूरी जनता हुई हम ये से परेशान। राज्य को बने हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दी गई है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार अब गैरसैंण के विकास के लिए खाका तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आने वाले 10 सालों के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में गैरसैंण का विकास होगा और गैरसैंण की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मोहिंद्र सिंह, नेटवर्क 10, गैरसैंण। तो उत्तराखंड वासियों को लगातार गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही थी और 20 साल पूरे होने के बाद इन 20 सालों में राज्य में कई सरकारें आई, लेकिन काम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने किया और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया। काफी लोग जो उत्तराखंड के लोग थे वो ग्रीष्मकालीन गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर रहे थे, जिसको त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने पूरा कर लिया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठ पूजा की, जिसको देखकर देहरादून में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते इस बार ये त्योहार सार्वजनिक मनाने के बजाय लोग अपने घरों में ही इस त्योहार को मनाएंगे। नहाए खाए के साथ आज से ये शुरू होगा। वहीं 19 तारीख को खरना, 20 की शाम को सूर्य अर्घ्य और 21 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ पूर्ण होगा। आपको बता दें कि छठ पूजा जल्द ही शुरू होने वाली है और इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से भी खासे इंतजाम किए गए हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों को घर में रहकर ही छठ पूजा मनाने की इस बार बात की जा रही है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के मद्देनजर सरकार की तरफ से भी लगातार गाइडलाइंस सामने आ रही है। सरकार गाइडलाइंस बना रही है और लोगों से भी यही अपील कर रही है कि अगर वो बाहर भी जाते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही वो त्योहारों को मनाएं। कोरोना के चलते इस बार जो ये त्योहार है वो सार्वजनिक मनाने के बजाय लोग अपने घरों में ही मनाएंगे। नहाए खाए के साथ ही आज से छठ पर्व शुरू हो गया है और वहीं 19 तारीख को खरना, 20 की शाम को सूर्य अर्घ्य और 21 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ ये पूर्ण हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर देहरादून में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग हालांकि कोरोना के कारण थोड़ा जो चहल पहल थी वो बाजारों में कम देखने को मिली। लोग जो हैं उनको ये समझना होगा कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क और
सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करके रखनी होगी। देहरादून के भी पूर्वांचली समाज में छठ का उत्साह काफी देखा जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से तरह तरह की गाइडलाइंस भी सामने आती है। राज्य सरकार अपने जो नागरिक हैं उनके लिए गाइडलाइंस बना रही है ताकि कोरोना काल में लोग कोरोना की चपेट में ना आए। भानु प्रकाश नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। भानु, छठ पूजा शुरू होने वाली है, उसके मद्देनजर सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस रखी गई है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस समय? जी, निश्चित तौर पर इस वक्त जो छठ पूजा का पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और बड़े उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना के चलते जो है यहाँ पर जो पहले बहुत बड़ी सभाएं होती थी और लोगों का मिलन होता था, एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, उस तरह का जो है यहाँ पर इस बार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी भी तरह से जो है ज्यादा भीड़ भड़ाक न होने पाए। यहाँ पे जो तमसा नदी है और राजीव नगर में जो घाट बनाया गया है उसकी कल साफ सफाई की गई है और जो छठ का पर्व है उसको जो है बनाने के लिए तैयारियां चल रही है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को साथ में रखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं और जो बिहारी समाज है वो जो है बड़े उत्साह के साथ इसको मनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान यहाँ पर देने के लिए सरकार ने बात की है और सभी प्रकार के एहतियात जो कोरोना काल में बरते जाने चाहिए वो जो है उसको जो है मद्देनजर रखते हुए छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि छठ पूजा हर साल काफी विधि विधान के साथ और उत्साह के साथ लोग मनाते हैं और इस बार जब कोरोना काल चल रहा है लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घर में रहें, बाहर ना निकले और अगर बाहर भी निकलते हैं तो जो सोशल गैदरिंग होती है उसको कम रखने के लिए कहा गया है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्या ये उत्साह पिछले साल की तरह है या कुछ कम हो गया है? निश्चित तौर पर उत्साह जो है बिल्कुल भी कम नहीं है छठ पूजा को लेकर के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पर्व जो है बिहारी समाज का माना जाता है और इसको जो है पूरब के लोग बहुत अच्छी तरह से जो है मनाते हैं। और ये सूर्य भगवान का जो है सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि 33-34 जो देवी देवता है उनमें प्रत्यक्ष व्यक्ति सूर्य भगवान ही है और एक सौर मंडल में पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का स्रोत है भगवान सूर्य ही है। तो उनका जो है उनको अर्घ लगाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और उससे जो है वो जो है अपने सुख समृद्धि की कामना लोग करते हैं। तो उत्साह किसी भी तरह से कम नहीं है बिहारी समाज में, बल्कि में लोग बहुत अच्छी तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करने के लिए जो है यहाँ पर सरकार ने कहा है और जो बड़ी सभाएं पहले की जाती थी जिसमें लोगों का मिलन होता था वो जो है इस बार नहीं की जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जो है छठ पूजा का पर्व जो है मनाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भानु ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल से आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक से आते हैं। राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगिया गाँव में सभी योजनाएं पहुँच रही है। हमारे गाँव में लाइट सुविधा, गैस की सुविधा, ऊपर से अपना शौचालय सुविधा, सब सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्व गांव की मांग इन वनटांगिया गांव के निवासियों की तरफ से की जा रही थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा कर प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाया।
दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। किसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। Medical facilities have been provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of landslides. Welcome to the Northeast Bulletin on APN. And welcome to Northeast Bulletin on APN. आयुर्वेद के जरिए पाएं स्वस्थ और सफल जीवन। आयुर्वेद के अछूत नुस्खों का रामबाण, सौंदर्य और सेहत का प्राचीन रहस्य। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार में मौजूदा कट ऑफ को बताया सही। कोर्ट ने कहा कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आश्वस्त। बाइडेन ने कहा निभाएंगे साथ। बाइडेन के आश्वासन से चिंतित हुआ चीन। आरबीआई ने 2 बैंकों पर लगाई पाबंदी, लक्ष्मी विलास बैंक और मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई। अब बैंक का कोई खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की कर सकता है निकासी। दिल्ली में बड़ा कोरोना का कहर, नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर पर शुरू किया रैंडम टेस्ट। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने वाले लोगों का किया जा रहा है रैंडम टेस्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कोरोना महामारी के बीच आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद की मदद, कोरोना वैक्सीन और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों की चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर
पीएम मोदी ने वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और बदलाव परक विकास विषय पर वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने भाषण में आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ी समस्या बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को सहायता और मददगार देशों को दोषी ठहराया जाए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाक का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पड़ोसी देश की तरफ ही था। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों की एक संयुक्त कार्य योजना बनाने के लिए सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी NSA की तहत एक समिति भी गठित करने का प्रस्ताव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समस्या का संगठित तौर पर समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष रूस की अगुवाई में आतंकवाद के खिलाफ एक समग्र रणनीति को अंतिम रूप देने का स्वागत किया और कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों में वो भारत के साथ काम करने को उतावले हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और कोविड-19 में भारत की अहम भूमिका होगी। बाइडेन का ये बयान भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को चिंतित कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और भारत के साझा सहयोग की चर्चा के साथ चीन के कान खड़े हो गए। दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दखल निरंतर बढ़ रहा है। चीन अपनी सामरिक प्रभुत्व के लिए इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका बेहद चिंतित रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस क्षेत्र में भारत ने अमेरिका का पूरी तरह से साथ निभाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बधाई दी। मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को गर्मजोशी के साथ बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी वार्ता हुई। मोदी और बाइडेन दोनों नेताओं ने दोनों देशों की लोकतांत्रिक परंपराओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा वैश्विक चुनौतियों पर वार्ता की और इस दौरान बाइडेन ने मोदी को पूरा सहयोग का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले बने गुपकार अलायंस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल कॉन्फ्रेंस, CPI-M, पीपल यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है और इन सभी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की वापसी की लड़ाई साथ लड़ने का संकल्प लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन को नापाक वैश्विक गठजोड़ करार दिया, जो कांग्रेस के साथ आतंक और अशांति के दौर की वापसी चाहता है। उन्होंने कहा कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाकर हमने वहां के दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार प्रदान किए हैं उसे वे वापस लेना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया कि आए दिन झूठ बोलना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले की CBI जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। इस मांग को लेकर बीजेपी विधायक राम कदम अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करने के लिए मुंबई में अपने घर खार निवास से पालघर की ओर निकल गए थे और इस बीच मुंबई पुलिस ने राम कदम को हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पालघर में हुई साधुओं की हत्या के विरोध में राम कदम जन आक्रोश यात्रा निकालने वाले थे। राम कदम के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। राम कदम के घर से पालघर की दूरी 110 किलोमीटर से ज्यादा है। राम कदम के मुताबिक 212 दिन पर होने के बावजूद अब तक साधुओं की हत्या का इंसाफ नहीं मिला है। अगर राज्य सरकार निष्पक्ष रूप से इस केस की जांच करवाना चाहती है तो वो CBI से जांच करवाए। RBI ने 2 बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। RBI ने लक्ष्मी विलास के बाद एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि ये पाबंदी महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगी है। RBI के मुताबिक उसने इन बैंक को कुछ निर्देश दिए थे जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 माह तक प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार ये बैंक RBI की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण या कोई निवेश कर सकेगा। वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी गई है और इस पाबंदी में बैंक का कोई खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की निकासी कर सकेगा।
बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक पर पाबंदी लगाई है।